गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में भारत की जनसंख्या के संदर्भ में पढ़ा और बहुत महत्वपूर्ण लेसन था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो पढ़ने जा रहे हैं वह है आपका लेसन नंबर 13, परिवहन और संचार। परिवहन और संचार बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। अध्ययन की दृष्टि से भी है और हमारे जीवन में विकास की दृष्टि से भी देखें तो समझने के लायक लेसन है, क्योंकि हमारे जीवन में जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ हम इन दोनों माध्यमों के आधार पर ही अपना विकास कर रहे हैं, चाहे वो कहीं जाने से लेकर और कहीं वो तथ्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने तक है। अब इसमें बताया जाता है कि परिवहन क्या है और संचार क्या है। पहले इसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि यह आर्थिक विकास में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, परिवहन और संचार दोनों ही। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि परिवहन क्या है। तो परिवहन सामान्यतया वस्तु व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला माध्यम है। यानी परिवहन क्या है? परिवहन वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला माध्यम क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। इसमें दोनों ही आ गए, वस्तु भी आ गई और क्या आ गई? यात्री भी आ गए। तो परिवहन वस्तु और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला माध्यम क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। और संचार, संचार क्या है? संचार है किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा संदेश, तथ्य, सूचना का किसी व्यक्ति या समूह तक, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा संदेश, तथ्य, सूचना का किसी व्यक्ति या समूह तक पहुंचाने का माध्यम संचार कहलाता है। मैंने दो चीजें इसमें लिखी है, व्यक्ति या समूह है। यानी एक व्यक्ति है, वह दूसरे व्यक्ति तक, या एक समूह है दूसरे समूह तक, या एक व्यक्ति है किसी समूह के लिए तथ्य, संदेश, सूचना आदि का आदान प्रदान करता है, वह आदान प्रदान करने का माध्यम क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। यानी सूचनाओं को प्रेषित करने का माध्यम या सूचनाओं के संप्रेषण, एक शब्द आ गया। प्रेषण का मतलब तो क्या होता है? केवल भेजना। संप्रेषण यानी आदान प्रदान करना। इसका जो माध्यम है वो क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। तो समझ में आया परिवहन क्या है? तो परिवहन वस्तु और सेवाओं, वस्तु और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला। और संचार क्या है? किसी व्यक्ति या समूह द्वारा जो संदेश, तथ्य, सूचनाएं हैं उसको
दूसरे व्यक्ति या समूह द्वारा पहुंचाने का माध्यम क्या कहलाएगा? संचार माध्यम कहलाएगा। अब इसके हम आरंभिक स्वरूप से लेके वर्तमान स्वरूप की बात करें, चाहे वो संचार है चाहे परिवहन है, तो आरंभिक आधार पे देखें तो संचार का और परिवहन का विकास बहुत कम था। परिवहन के रूप में देखें तो मनुष्य स्वयं आदिकाल में स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, फिर उसने जाने के लिए किसका सहारा लिया? पशुओं का सहारा लिया। ऐसे ही परिवहन के साथ साथ संचार में भी उसने पहले एक जगह को भेजना था तो सार्वजनिक सूचना है तो ढोल बजाकर, और निजी सूचना है तो स्वयं जाकर वह सूचना का आदान प्रदान करता था। धीरे धीरे इस व्यवस्था में क्या है? बदलाव आया और मानव की सृजनात्मकता के आधार पर परिवहन और संचार के माध्यम है वो बदलते चले गए। और आपको पता है जिस समय यानी वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में देखें तो परिवहन और संचार के बहुत अधिक माध्यम आपको देखने को मिलेंगे। और इसके आधार पर देखें तो विश्व को एक वैश्विक ग्राम की संकल्पना में साकार किया गया है परिवहन और संचार माध्यमों के आधार पर। अब मैं बात करूं 1991 उदारीकरण की नीति आई। उदारीकरण की नीति के बाद आपके औद्योगिकरण का विकास सर्वाधिक हुआ और औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ ही आपके परिवहन और संचार माध्यमों के विकास में एक नई क्रांति आ गई। भारत की बात कर रहे हैं, भारत में औद्योगिकरण की भाई औद्योगिक विकास तो हो ही रहा था, लेकिन 1991 में अधिकांश उद्योगों को अब लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति जो आई 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत। औद्योगिक नीति कौन सी? 1991 1991 की औद्योगिक नीति जो आई उसमें आपके नवीनतम जो बदलाव है वो सामने आए हैं और उसी में आपके परिवहन और संचार सुविधाओं में काफी कुछ बदलाव किया गया। इसी आधार पर बताया जाता है, आपके कोर्स में बताया गया है कि आर्थिक विकास जो है वो आधारभूत संरचना पर निर्भर करता है। इसमें बताया गया कि आर्थिक विकास जो है वो आपका आधारभूत संरचना पर विकास करता है, निर्भर करता है। और पता ही है आधारभूत संरचना क्या है? मूलभूत संरचना किसकी? हमारे क्षेत्र की। और मूलभूत संरचना जो है उसको भी दो भागों में इसने बांटा। एक तो है आधारभूत ढांचागत संरचना। समझने की बात है उसके लिए आपकी बुक में दिया गया है, प्रश्न आ सकता है इससे। और दूसरा है आधारभूत सामाजिक संरचना। एक तो है आधारभूत ढांचागत संरचना और एक है आधारभूत सामाजिक संरचना। देखो इसने कहा कि आधारभूत ढांचागत संरचना का मतलब है कि जो मूलभूत जो ऐसी क्रियाएं जो मानव के विकास के लिए क्या है एक आधार प्रदान करती है, जिसमें आपके परिवहन, विद्युत, संचार, ये आधारभूत संरचनाएं हैं जो मानव के विकास को आगे बढ़ाने के लिए क्या करती है? अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो इसको तो क्या बोलते हैं? आधारभूत ढांचागत संरचना। यानी जो भी क्षेत्र, जो आपके भाग जो मनुष्य के विकास के लिए मूलभूत योगदान देते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? आधारभूत ढांचागत संरचना। इसमें इनके अलावा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान भी आती है।
उद्योग भी आते हैं, यानी आर्थिक क्रियाएं भी इसी में आती है। ये सारे प्रतिरूप किसमें आएंगे? मूलभूत आधारभूत ढांचे में। अब आधारभूत सामाजिक संरचना का मतलब है कि जो मानव है वो मानव इसमें आएगा और मानव का सामाजिक प्रतिरूप इसमें आएगा, क्योंकि मानव समाज में रह करके अपना जीवन यापन करता है और मानव समाज में रहकर अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो मानव संसाधन का जो विकासात्मक प्रतिरूप है वो किस में आएगा? आपके आधारभूत सामाजिक संरचना में आएगा। और विकास मानव किसके आधार पर करेगा? अपने समाज में रहकर अपने आसपास के वातावरण में जो वस्तुएं उसे मिलती है उन वस्तुओं को वह अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर क्या करता है? परिवर्तित करता है, और परिवर्तित करके वह अपने उपयोग योग्य बनाता है और अपने विकास को आगे से आगे बढ़ाता है। ये कौन सा है? आधारभूत सामाजिक संरचना, जिसमें मूल कौन है? मानव। भाई समाज का मूल कौन है? मानव है। और ये आधारभूत ढांचा भी है ना, वो किसके लिए बना है? मानव के लिए बना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पूरे विश्व में मानव रहित संसार की कल्पना करें तो वह व्यर्थ है। आज जो भी संसाधन बने हैं वो संसाधन बनाने वाला कौन है? मानव होने पड़ा है। कि संसाधनों का निर्माण करने वाला कौन है? मानव। क्यों है? क्योंकि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु ही संसाधन कहलाती है। अगर मानव उसका उपयोग नहीं करता है तो वह संसाधन नहीं कहलाती है। और निर्माण करने वाला कौन हो गया? मानव हो गया, क्योंकि उपयोग करेगा तो वो वस्तु संसाधन मानी जाएगी। और उस संसाधन को अपने उपयोग के बढ़ाने वाला भी कौन है? मानव है। मतलब उपयोग करेगा तो वो संसाधन होगी और उस वस्तु को उपयोग्य बनाएगा भी कौन? मानव। जैसे लोहा था तो लोहा पड़ा था, उसने लोहे को जाना और लोहे को उपयोग योग्य बनाया तो लोहा क्या बन गया? संसाधन बन गया। और उसको लोहे को संसाधन में कन्वर्ट करने वाला भी कौन? मानव। इसलिए मानव स्वयं भी क्या है? आया था आपके, मानव स्वयं भी क्या है? संसाधन है। मानव स्वयं भी क्या है? संसाधन है। तो आर्थिक विकास में ये आधारभूत संरचना काम करती है और इसमें ढांचागत और सामाजिक दोनों ही विकास क्या है? किसी भी देश में अगर मान लो आर्थिक विकास की रूपरेखा की हम जानकारी प्राप्त करें तो वहां सबसे पहले जितने भी रिसोर्सेज है और दूसरा वहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज है, दोनों को जानना आवश्यक है। दोनों को ही जानना आवश्यक है और दोनों के आधार पर हम आर्थिक विकास की संकल्पना को अध्ययन कर सकते हैं या जान सकते हैं। अब इसी आधार पे हम देखें, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आर्थिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता? आधारभूत संरचना की। और आधारभूत संरचना जो है वो दो भागों में बांटी गई है, एक तो ढांचागत संरचना और एक आधारभूत सामाजिक संरचना। इसके बाद आपके दिया गया है कि जो परिवहन है और संचार है वो दोनों ही आधारभूत ढांचागत संरचना में आते हैं। अब परिवहन जो है वह आरंभिक काल से हमने देखा कि परिवहन है उसने किस क्षेत्रों के विकास में अपनी भूमिका निभाई है। और संचार जो है उसका भी विकास जो है वो किससे हुआ है? परिवहन से हुआ है। संचार का विकास भी किससे हुआ है? परिवहन से हुआ है। तो परिवहन है वो क्या हो गया? संचार का मुख्य माध्यम है। परिवहन क्या है? संचार का मुख्य माध्यम। कैसे? कोई भी आपकी डाक जो है, कोई भी आपके सूचनाएं हैं वो परिवहन के साधनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। आजकल तो हम सॉफ्ट कॉपी है वो इंटरनेट व्यवस्थाओं के माध्यम से क्या है? ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जो हार्ड कॉपी है उसको हम परिवहन माध्यमों के माध्यम से ही
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो एक बात और ध्यान देना कि परिवहन संचार का माध्यम है और परिवहन स्वयं भी एक संचार प्रतिरूप है। तो समझ में आ गया प्रश्न। प्रश्न क्या आएगा, क्या परिवहन भी संचार का माध्यम है? क्या परिवहन भी संचार का माध्यम है? इसको समझाइए। परिवहन भी संचार का माध्यम है, इसको समझाइए। तो प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो कि परिवहन है वह संचार के आधार प्रतिरूप को स्थापित करता है और परिवहन के माध्यम से विभिन्न संचार की क्रियाएं संपन्न होती है। तो परिवहन क्या है, एक संचार का माध्यम है और संचार का आधार स्वरूप भी माना जाता है। किसको? परिवहन को। अब देखते हैं जो परिवहन है, पहले परिवहन के बारे में देखते हैं फिर संचार के बारे में। परिभाषा हमने देख ली कि परिवहन क्या है और संचार क्या है। हमारे देश में जो परिवहन की विविधताएं हैं वो पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमारे देश का अगर प्रतिरूप हम देखें तो भौगोलिक आधार पे उत्तरी भाग है वह पर्वतीय है, मध्य भाग है वो मैदानी है, दक्षिणी भाग है पठारी है, पश्चिमी भाग है वो रेतीला है और पूर्वी भाग है वो भी कैसा है, पर्वतीय है। तो ये अलग अलग भौतिक प्रतिरूप है, वह परिवहन की विविधता को स्पष्ट करता है। और भारत जो देश है वह विविधताओं में एकता वाला देश है, जहाँ पर अनेक सांस्कृतिक विविधताएं हैं और ये सांस्कृतिक विविधताएं जो है परिवहन क्रियाओं को भी क्या करती है, विकसित करती है। भाई सांस्कृतिक विविधताएं हैं तो परिवहन क्रियाओं को कैसे विकसित करेगी, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि जो परिवहन क्रियाएं हैं वो व्यक्ति की आवश्यकता पर निर्भर करती है और सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता है व्यक्ति की आवश्यकताओं को क्या करती है, जन्म देती है। अब हम बात करें कि परिवहन के माध्यम कितने हैं और परिवहन के माध्यमों का विकास देश में किस प्रकार से हो रहा है। तो परिवहन के जो माध्यम है वर्तमान समय में परिवहन के 3 प्रतिरूपों का हम विशेषता अध्ययन करते हैं। एक तो है स्थल परिवहन, एक है जल परिवहन, एक है वायु परिवहन। स्थल, जल और वायु परिवहन। स्थल परिवहन यानी स्थलीय भागों में होने वाला परिवहन, जलीय भागों में होने वाला परिवहन और वायु यानी आपके वायुमंडलीय क्षेत्र में या आकाश मार्ग में होने वाला परिवहन। अब तीनों ही परिवहनों की बात करें तो सबसे सस्ता, 2-4 प्रश्न यहाँ से आते हैं। सबसे सस्ता परिवहन माध्यम कौन सा है? तो सबसे सस्ता परिवहन माध्यम आपके कौन सा है? जल परिवहन माध्यम। और सबसे महंगा परिवहन माध्यम कौन सा है? तो आपके वायु परिवहन माध्यम। कौन सा? वायु परिवहन माध्यम है। प्रश्न जो बनता है, एक बार हम कंप्लीट इस चार्ट को देखते हैं, उसके बाद में से इससे प्रश्न जो आते हैं वो देखते हैं। स्थल परिवहन जो है उसको बांटा गया मुख्यतः 3 भागों में। एक तो आपके सड़क परिवहन, एक आपके रेल परिवहन, एक आपके पाइपलाइन परिवहन। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। एक बांटा गया
आंतरिक परिवहन, बाहरी या समुद्री परिवहन। इसमें भी दो भाग है, एक तो आंतरिक, एक अंतर्राष्ट्रीय। एक तो आंतरिक है और एक अंतर्राष्ट्रीय है। इन परिवहन की विधाओं को हम देखते हैं। प्रश्न यूं भी आ जाता है कई बार, परिवहन के माध्यम, परिवहन की विधा, परिवहन के प्रकारों को समझाइए। ठीक है। सड़क परिवहन जानते हो, सड़क परिवहन से प्रश्न आ जाता है। एक तो हम पूरा पढ़ेंगे, वो तो बात अलग है। छोटी और मध्यम दूरी के लिए अगर कोई परिवहन माध्यम सबसे महत्वपूर्ण है तो कौन सा है? सड़क परिवहन। छोटी और मध्यम दूरी के लिए। रेल परिवहन की बात करें, सड़क परिवहन दो प्रकार के होते हैं। सड़क कच्ची भी होती है और पक्की भी होती है। हम दोनों सड़कों के माध्यम बारे में पढ़ेंगे। रेल परिवहन है स्थलीय परिवहन में लंबी दूरी के लिए, व्यापारिक क्रियाओं के लिए कौन सा परिवहन है? रेल परिवहन। स्थलीय परिवहन में सबसे सस्ता है कौन सा? रेल परिवहन। पाइपलाइन, पाइपलाइन की हम बात करें तो पाइपलाइन जो परिवहन है वह आपके तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट परिवहन है। वो कौन सा है? पाइपलाइन है। ये भी सस्ता है, सुगम है, मार्ग में एक बार ही इसके निर्माण की आवश्यकता है और निश्चित आपूर्ति वाला परिवहन माध्यम कौन सा है? पाइपलाइन है। भाई इनमें जाए तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन यहाँ आरंभ होने के बाद कोई विशेष परिस्थितियों में कोई पाइपलाइन विखंडित हो जाती है तो उसमें वो बात अलग है, लेकिन निश्चित आपूर्ति वाला कौन सा है? पाइपलाइन है। तरल गैसीय पदार्थ हम पढ़ेंगे। आंतरिक जो परिवहन माध्यम है इसमें आपके नदियां हैं, नहरें हैं, झीलें हैं। ये आंतरिक परिवहन माध्यम के प्रमुख प्रतिरूप हैं। बाहरी जो समुद्री माध्यम है ये आपके सामुद्रिक परिवहन का रूप है। आंतरिक जो है इसमें आपके सार्वजनिक भी आते हैं जो सरकार का है, इंडियन एयरलाइंस, और निजी भी आते हैं। निजी क्षेत्र के विमान, यानी ये कौन सी सेवाएं हैं? ये आपके घरेलू सेवाएं हैं। देश के आंतरिक भाग में वायु परिवहन माध्यम की सेवाएं जो है आंतरिक या घरेलू सेवाएं जो देती है आंतरिक भाग में, यानी राष्ट्रीय वायु परिवहन हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन हो गया। सबसे महंगा, ये सबसे सस्ता है। मार्ग निर्माण की प्रॉब्लम नहीं आती ना, इसलिए ये सबसे महंगा है। महंगी वस्तुएं और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए कौन सा है? वायु परिवहन माध्यम जाना जाता है। अब हम बात करें कि सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के हैं। अंतर्राष्ट्रीय में देश के विभिन्न भागों में आपके तो हमारे भारत में एक ही है, एयर इंडिया। राष्ट्रीयकरण होने के बाद जो एयर इंडिया है वह अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो एयर इंडिया के माध्यम से भरी जाती है। तो हमने जाना कि सबसे महंगा वो, सबसे सस्ता जल, और स्थलीय भाग में छोटी मध्यम दूरी के लिए सड़क, स्थलीय भाग में लंबी दूरी के लिए रेल, तरल और गैसीय पदार्थों के लिए कौन सा है? पाइपलाइन परिवहन आता है। सभी परिवहन के माध्यम हैं, उनका एक एक करके हम अध्ययन करते हैं।
सबसे पहले स्थलीय परिवहन माध्यम है, उसमें हम देखते हैं सड़क परिवहन। कौन सा? सड़क परिवहन। विधाएं समझ में आ गई होगी। प्रकार तो क्लियर है ना। आप सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के अंतर्गत देखें तो सड़क परिवहन क्या है? छोटी और मध्यम दूरी के लिए वस्तुओं और यात्रियों को ले जाने के लिए जो महत्वपूर्ण परिवहन माध्यम है वो कौन सा है? सड़क परिवहन माध्यम है। सड़क परिवहन माध्यम के महत्व की हम बात करें तो एक तो ऐसा परिवहन माध्यम है जो दुर्गम क्षेत्रों में भी क्या होता है? निर्मित हो जाता है। पहाड़ी भागों में भी इसको निर्मित कर लेते हैं। दूसरा महत्व, छोटी व मध्यम दूरी के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरे महत्व की हम बात करें सड़क के तो यह जो सड़क परिवहन है वह घर से घर तक परिवहन सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। मतलब लचीला है, घर से घर तक कहीं भी जाए सड़क परिवहन के माध्यम से तो अपने घर के सामने ही हम उसको ले जा सकते हैं। यात्री और आपके वस्तु दोनों परिवहन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद हम बात करें कि जो है सड़क परिवहन है उसके मार्ग निर्माण की बात करें तो मार्ग का जो निर्माण है यह रेल परिवहन की दृष्टि से कम लागत वाला है। मार्ग का जो निर्माण है वो रेल परिवहन की दृष्टि से कम लागत वाला है। किसका? सड़क परिवहन का जो मार्ग निर्माण है वह रेल परिवहन की दृष्टि से क्या है? कम लागत वाला है। और यह घर घर उपलब्धता जो है इसका महत्वपूर्ण जो महत्व तो है ही, साथ ही साथ ये सड़क परिवहन एक ऐसा माध्यम है जो आपके जितने भी परिवहन माध्यम है उन परिवहन माध्यमों के मतलब उनकी श्रृंखला को जोड़ने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे रेल परिवहन है, आपके वायु परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और जल परिवहन है। तीनों परिवहनों के लिए कोई भी वस्तु या यात्री, भाई रेल परिवहन प्लेटफॉर्म सब जगह थोड़ी है। ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन का सर्वाधिक विकास माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का अगर विकास हुआ है तो वो किसके माध्यम से हुआ है? सड़क परिवहन के माध्यम से हुआ है। रेल परिवहन है उसके लिए भी जो वस्तु और यात्री जाते हैं वो किसके माध्यम से जाएंगे? सड़क के माध्यम से। वायु परिवहन अपने एयरपोर्ट पे भी है, वो किसके माध्यम से जाएंगे? सड़क के माध्यम से। और जल परिवहन है, जो आपका पतन है या बंदरगाह है, वहां भी लोग किसके माध्यम से जाएंगे? सड़क के माध्यम से। तो सड़क परिवहन माध्यम क्या है? रेल, वायु, जल तीनों परिवहन माध्यमों को जोड़ने वाली क्या है? एक कड़ी है। भाई शहरों में तो क्या है, आपको रेल, वायु इनके जो स्थान मिल जाते हैं, एयरपोर्ट या आपके प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या है? सड़क परिवहन ही है। अब ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क परिवहन ग्रामीण क्षेत्र है और सड़क परिवहन माध्यम से वो किन क्षेत्रों से जुड़ते हैं? इन परिवहन माध्यमों से जुड़ते हैं। तो सड़क परिवहन माध्यम इन सभी परिवहन माध्यम को जोड़ने की एक प्रमुख श्रृंखला या मध्य बिंदु माना जाता है। तो सड़क परिवहन का महत्व हुआ कि नहीं हुआ? सड़क परिवहन एक मुख्य परिवहन माध्यम है जो दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भी स्थापित हो जाता है।
छोटी से मध्यम दूरी के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है घर से घर के लिए। मार्ग निर्माण में रेल परिवहन की तुलना में लागत कम आती है और रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, इन तीनों को जोड़ने के लिए या लोगों को या वस्तुओं को उन परिवहन तक पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन का महत्व माना जाता है। कुल मिला के बात है देश के आर्थिक विकास में, और भारत जैसे देश के आर्थिक विकास में तो सड़क परिवहन का महत्व ही है। क्यों है? क्योंकि भारत में अधिकांश क्या है, ग्रामीण है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर क्या है, सड़कें ही है। रेल घनत्व अपेक्षाकृत क्या है, कम है। तो भारत जैसे देश के विकास में सड़कों का महत्व सर्वाधिक माना जाता है। अब मैं बात करूं, सड़कें हैं वो दो प्रकार की होती है। सड़क महत्व समझ में आ गया? सड़कें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कच्ची सड़कें और एक होती है पक्की सड़कें। एक तो है कच्ची सड़कें और एक होती है पक्की सड़कें। अब हम देखें सड़कों का जो प्रतिरूप है, उसके अंतर्गत विश्व में भारत जो है वो अमेरिका के बाद पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका, और दूसरे नंबर पे कौन है, भारत। अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रखता है किसमें, सड़कों के अंतर्गत। सड़कों में भारत जो है वो अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रखता है। भारत में सड़कों की लंबाई की बात करें तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो ये लंबाई 54.8 करोड़ है, सॉरी 8 लाख, 54.8 लाख किलोमीटर है, 54.8 लाख किलोमीटर है। और भारत में भी सड़कों की लंबाई अगर देखें तो राज्यों में सर्वाधिक सड़क लंबाई वाले राज्य, उनमें महाराष्ट्र एक नंबर पे है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिमी बंगाल है। उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। ऐसे ही न्यूनतम में देखें, न्यूनतम सड़क लंबाई वो कौन कौन सी जगह है, तो न्यूनतम सड़क लंबाई है, एक नंबर पे आएगा सिक्किम, फिर मिजोरम, फिर गोवा। सिक्किम है, मिजोरम है और गोवा है। तो एक बार रिपीट कर लीजिए कि विश्व में भारत का सड़क परिवहन में स्थान कौन सा है, दूसरा है। सड़कों की लंबाई आरंभ में तो अपने 3.3 लाख बताया है, लेकिन 2015 में ये आपके 54.8 लाख किलोमीटर है। सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम बंगाल में है। न्यूनतम कहाँ है, सिक्किम में है, मिजोरम में है और गोवा में है। इसके अलावा हम बात करें सड़क घनत्व की, तो सड़क घनत्व है वो क्या होता है, सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जो सड़क 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई जो है उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, सड़क घनत्व बोलते हैं। यानी 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई कितनी है उसे हम सड़क घनत्व कहते हैं। सड़क घनत्व की बात करें तो भारत का सड़क घनत्व है आपके 166 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर, या 1.66 किलोमीटर
प्रति वर्ग किलोमीटर। यह आपके क्या है, भारत का सड़क घनत्व है। सड़क घनत्व की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक सड़क घनत्व आपके सर्वाधिक जो है वो कौन से राज्य में है, केरल में है। सर्वाधिक कौन से में है, केरल में है। और न्यूनतम है वो आपके जम्मू कश्मीर में है। न्यूनतम किस में है, जम्मू कश्मीर में। न्यूनतम सड़क घनत्व कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। क्यों है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे उबड़ खाबड़ प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे जो आपके सड़कों का घनत्व कम है। अब आप बोलोगे ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो इसके बाद देखिए तो अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश के दो टुकड़े हो गए, जम्मू कश्मीर और लेह। तो लेह में भी सड़क घनत्व कम है और जम्मू कश्मीर में भी क्या है, सड़क घनत्व कम है। तो ये न्यूनतम घनत्व वाले क्या है, राज्य है। तो इस प्रकार हमने भारत में सड़क घनत्व के सामान्य प्रतिरूप को पढ़ा है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम भारत में जो सड़क है उन सड़कों के जो प्रतिरूप है, जो सड़कें कितने भागों में बांटी गई है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, एक्सप्रेस हाईवे है, उन सभी सड़कों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।